नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टूडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 11 जुलाई 2024 और सीएचएसएल का आज आखिरी दिन है। सीएचएसएल के आखिरी दिन के प्रथम शिफ्ट में है ना, जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्न के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा। गुरुजी ये एग्जाम समाप्त हो रही है, आगे जो एग्जाम आएगी ना वहाँ पे भी आपको कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर नज़र आने वाली है हमारी फैक्ट। और ये कंप्यूटर स्क्रीन को आप क्या कहते हो? मॉनिटर। और मॉनिटर कौन सा डिवाइस होता है गुरुजी? तो आउटपुट डिवाइस होता है। पढ़ने का मेरा यही तरीका है, जो भी वर्ड आए उससे संबंधित जो फैक्ट हुआ मैं आपको बताऊंगा और यही लिंकिंग प्रोसेस है। इससे याद रखोगे तो जीवन जब तक है तब तक नहीं भूल पाओगे, ठीक है। और इसी के तहत आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिजल्ट हमने दिलाया, लेकिन मेरे इस बार एसएससी जीडी में सबका रिकॉर्ड टूट गया। अब तक 250 से अधिक स्क्रीनशॉट मेरे पास आ चुके हैं कि सर मेरा भी हुआ है, मेरा भी हुआ है। सभी को बधाई है ना, सभी को धन्यवाद जिन्होंने क्रेडिट दिया। आगे भी प्रयासरत रहूंगा, जिनका नहीं हुआ उनके साथ भी खड़ा हूं। आपको भी जल्दी इस लिस्ट में लाऊंगा, है ना। भगवान ने सब कुछ सही रखा, मुझे जिंदा रखा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। अगर आपको हमारा कंटेंट चाहिए, अब तक तो कंटेंट को परख लिए होंगे और मैं नहीं, ये मार्केट शोर मचा रहा है कि ये कंटेंट अपने आप में सफिशिएंट है और एक जगह सब कुछ है ना। तो ये मोबाइल नंबर है, इस पे आप मैसेज करके ले सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में और जो भाषा है उनको आपको मिलान करना था। सिंपली चारों ऑप्शन लिख दिए हैं बच्चे ने। आंध्र प्रदेश का तेलुगु है, केरल का मलयालम है, कर्नाटक का कन्नड़ है, गोवा का कोंकणी है। अब इस भाषा से आने वाले समय में क्वेश्चन क्या आएगा? सबसे पहले मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूं कि भैया तमिल और तेलुगु इन दोनों भाषा में उतना ही फर्क है जितना झारखंड और केरला के अंदर है, ठीक है। तो ये दोनों एक नहीं मिलाएगा। तमिल जो है ये आपका तमिलनाडु में बोली जाती है मेनली, और तेलुगु जो है ये आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ रीजन में बोले जाते हैं, ठीक है। देखिए समझने को तो उधर के जो भी साउथ पार्ट है सब भाषा लगभग लोग समझते हैं, लेकिन जो मेन रीजन है वो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश का तेलुगु, केरल का मलयालम और कर्नाटक का कन्नड़ है, ये किस भाषा समूह से बिलोंग करते हैं? तो आप कहोगे सर ये द्रविड़ भाषा समूह से बिलोंग करते हैं। राहुल द्रविड़ साहब जो इंडिया के हेड कोच थे वो अब जो है हट चुके हैं कोच पद से, और 16वां कोच के रूप में गौतम गंभीर साहब को जो है नॉमिनेट किया गया है। शायद बन भी गए हैं, कल बता दूंगा। इनके अलावा गोवा की भाषा है कोंकणी। ये कौन से फैमिली की भाषा है साहब? इंडो यूरोपियन परिवार के तहत ये इंडो आर्यन फैमिली की भाषा है। इसी आर्यन फैमिली की भाषा मराठी भी है ना। मराठी भी आपका इंडो आर्यन फैमिली की ही भाषा है। गुजराती भी आपका इंडो आर्यन फैमिली की ही भाषा है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे गुरुजी, है ना। चलिए शुरू करते हैं। मतलब ये तो हो गया, आगे चलते हैं फैक्ट के तरफ। ऊपर सभी ऑप्शन का मिलान सही दिया गया था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। भारत में शास्त्रीय भाषा की दर्जा सबसे पहले किस भाषा को मिला था? तो सबसे पहले तमिल भाषा को दिया गया था सर, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या? कर देता हूं, अब सही है ना। देखिए भारत में शास्त्रीय भाषा की दर्जा सबसे पहले तमिल को दिया गया था 2004 के अंदर। उनके बाद जो है बहुत सारे भाषा आए, संस्कृत आए, तेलुगु आए, मलयालम आए, कन्नड़ आए, और सबसे लास्ट में आया आपका 2014 में ओडिसी भाषा, ठीक है। तो सबसे नवीन कहेगा तो ओडिसी और सबसे ओल्ड कहेगा तो तमिल। शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 कैसे याद रखते हैं? साउथ इंडिया के सारे यानी चारों, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, अब फिर संस्कृत और ओडिसी, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। इनके अलावा भारत में बता दिया जो 6 है, यहाँ पे लिखा भी है। भारत में लिपि कौन सी है? देवनागरी। और राज्य की भाषा क्या होगी? हिंदी। ये कौन से आर्टिकल इस बात को पुष्टि करता है? तो आर्टिकल 343 में यह उपबंध किया गया है कि देश की राजकीय भाषा जो है आपका हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारत में त्रिपुरा राज्य में कोकबरोक भाषा, ओडिशा राज्य में कुई भाषा, अरुणाचल प्रदेश में गालो भाषा, गोवा में कोंकणी भाषा इत्यादि बोले जाते हैं, ठीक है मेरे भाई, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो आपका जनगणना 2011 के अनुसार बोले जाने वाली जो भाषा है सबसे अधिक तो हिंदी है, दूसरा स्थान बांग्ला का है और तीसरा स्थान मराठी का है। तो ये ध्यान रखना है। मराठी, गुजराती, इंडो आर्यन भाषा समूह की भाषा अभी मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था। दुनिया के सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश के बाद मंदारिन है। मंदारिन को आप चाइनीज भी बोलते हो, चीन की भाषा बोलते हो, चीन में बोलते हैं। अफगानिस्तान में कौन सी भाषा बोलते हैं गुरुदेव? दारी और पाश्तो। कौन सा? दारी और पाश्तो जो है ये अफगानिस्तान में बोले जाने वाली भाषा है। श्रीलंका में कौन सी भाषा बोलते हैं सर? सिंहली भाषा और तमिल भाषा बोलते हैं ना, सिंहली और
तमिल भाषा बोलते हैं आप श्रीलंका के अंदर। इसके अलावा पाकिस्तान में तो पंजाबी, हिंदी और उर्दू चलेगा, बांग्लादेश में बंगला चलेगा और भूटान में आपका जोखंगा चलेगा या जोंगखा चलेगा। इसका डी साइलेंट रहता है, डी से लिखा जाता है। इनके अलावा म्यांमार में बर्मी भाषा बोली जाती है सर, और नेपाल में नेपाली भाषा बोली जाती है सर, और आपका म्यांमार में दिवेही भाषा बोली जाती है साहब। ठीक है, ध्यान रखेंगे साहब। इसके अलावा लखनऊ घराने के फाउंडर आपको पूछा है, देखिए इनमें दो आंसर हो सकता है। ईश्वरी प्रसाद मेन फाउंडर माने जाते हैं। इनके अलावा कालका प्रसाद भी रहेगा तो भी चलेगा। तो बताइएगा कि इनके ऑप्शन क्या क्या थे। वैसे मैं सभी घराना, यहाँ तक कि दरभंगा घराना जो एग्जाम में कम आते हैं वो भी बता चुका हूँ। ठीक है, भिंडी बाजार घराना का नाम सुने हैं, वो भी बता चुके हैं। ठीक है, तो लखनऊ घराने के फाउंडर कौन है? ईश्वरी प्रसाद या कालका प्रसाद। बनारस घराने के संस्थापक पंडित राम सहाय। प्रमुख कलाकार में आएंगे गिरजा देवी, पंडित रविशंकर। गिरजा देवी और पंडित रविशंकर से भी दो क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? ठुमरी की रानी। ठुमरी क्या है भाई? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक स्टाइल है, एक शैली है ना, ये रोमांटिक स्टाइल है। और एक आपका पंडित रविशंकर, यह क्या बजाते थे? सितार से संबंधित थे। पंडित रविशंकर साहब से सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड जीते थे इंडिया के लिए 1968 में। कौन सा एल्बम या कौन सा कृत्य था? तो वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए। पंडित रविशंकर को अब तक कितने ग्रैमी अवार्ड मिल चुके हैं? 5 गो। अब 5 गो ग्रैमी अवार्ड के बराबरी कौन किए हैं 2024 में? तो जाकिर हुसैन साहब। कौन किए हैं? जाकिर हुसैन साहब। ठीक है, जो तबला वादक हैं। इनके अलावा किराना घराना के फाउंडर अब्दुल करीम खान है ना। ये जो इनके जो मतलब कलाकार हैं पंडित भीमसेन जोशी, पंडित एम वेंकटेश, ये सब किराना घराना से संबंधित है। देखिए पंडित एम वेंकटेश जो है ना, इनको किराना घराना के अलावा ग्वालियर घराना में भी आप रखते हो। इनके अलावा ग्वालियर घराना के संस्थापक कौन है? हस्सू खान, हद्दू खान, नत्थू खान। ठीक है, ये तीनों मिला जुला के संस्थापक हैं। मेवाती घराना के संस्थापक कौन है? घग्घे नजीर खान। कौन है? घग्घे नजीर खान और अब्दुल वाहिद खान, ये आपका मेवाती घराना के संस्थापक हैं दोस्त, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था, यार पता नहीं ये घर में रोज कौन सा टाइल्स काट काट के कौन सा डिजाइन बनाता रहता है। एक ही तो घर है, कितनी बार काटेंगे इनको। कबड्डी में निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता है, आपसे पूछा है। ये कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते थे। लाल, हरा, पीला ये जनरली किया जाता है, जैसे सिग्नल की रंग होती है वही आपका जो है खेल में भी जनरली सिग्नल देने के लिए तो या इशारा देने के लिए तो कॉमन सेंस लगा देते। तो नीला वाला शायद था ऑप्शन में, ये नहीं होगा। ठीक है, कबड्डी में 3 प्रकार के कार्ड का इस्तेमाल होता है एम्पायर के द्वारा, लाल, हरा, पीला, हरी, लाल, पीली, है ना। कबड्डी खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन रिजर्व सहित बात करेंगे तो 12 खिलाड़ी हो जाएंगे, 5 एक्टिव नहीं रहते हैं। फील्ड हॉकी खेल में अगर पीला कार्ड दिखा दिया गया आपको तो इसका मतलब आपको चेतावनी दी जा रही है, सुधर जाओ, अच्छे से पढ़ो। लाल कार्ड दिखा दिया इसका मतलब थोड़ी देर के लिए आपको जो है स्टडी बंद करवा देगा, यानी खेलना बंद करवा देगा, निष्कासित कर देगा। परंतु यदि किसी खिलाड़ी को 2 बार पीला कार्ड दिखा गया है, 2 बार येलो कार्ड दिखा दिया गया है किसी भी खिलाड़ी को, है ना, तो भाई उसका क्या मतलब होता है? कल ही बताए थे 2 येलो कार्ड मतलब येलो प्लस येलो मतलब रेड। किस चीज में? है ना, खेल में। कौन से खेल में? हॉकी खेल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर लाल कार्ड के जैसा ट्रीट करेगा, अगर 2 बार येलो कार्ड दिखा दिया गया तो ऐसा ही लिखा है। आइस हॉकी में अगर पीला कार्ड आपको दिखाएगा, है ना, तो खिलाड़ी को 5 मिनट के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। लेकिन अगर फील्ड हॉकी में येलो कार्ड दिखाया एक बार तो इसका मतलब कुछ भी नहीं होता, एक चेतावनी होता है कि सुधर जाओ, है ना, ध्यान रहे भैया। इसके अलावा आइस हॉकी में 6 ही खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखेंगे। देखिए कल मैंने जब आपका फिरोज शाह मेहता का इंडियन एसोसिएशन पूछा गया था, वहीं पर मैंने बताया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 लंदन में किया था। वहीं पर ही मैंने एक बात बताया था कि विवेकानंद साहब रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किए थे। और वहीं पर ही बताया था कि आनन फानन में क्वेश्चन पूछ देता है एग्जामिनर कि शिकागो में विवेकानंद साहब भाषण कब दिए थे। देखिए मेरा बात सुनता रहता है, 1893 में। ठीक है भाई, 1893 में। ये वही 1893 है जब MK गांधी साहब इंडिया से साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हुए थे। ठीक है,
मैं निकला था घर शहर के लिए, गाना आपने सुना होगा। इनके अलावा विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त, उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। महात्मा गांधी अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। कौन से दिन लौटे थे सर? 9 जनवरी को लौटे थे। 9 जनवरी को क्या मनाते हैं बाबू? प्रवासी भारतीय दिवस। अब इंडिया में जो है प्रवासी भारतीय दिवस 2 साल में एक ही बार मनाते हैं, है ना। पहले जो है एनुअल था, अब बाइनियल है ना भैया। इनके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर को एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि जब 1915 में गांधी जी लौटे थे ना अफ्रीका से, तो इनकी एज क्या होगी? तो आपने इनको जोड़ लेना है, 46 साल के करीब होंगे जब लौटे थे इंडिया में, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस लिए दिया गया था? तो गीतांजलि राइट के लिए दिया गया था। गीतांजलि राइट के लिए साहित्यिक नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था, है ना। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब होता है? 1930 में होता है, 31 में होता है और 32 में होता है। तीनों कहाँ पे होता है? लंदन के अंदर होता है। और तीनों में अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो रैमजे मैकडोनाल्ड, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री। इनके अलावा 2023 में शिवसेना के अध्यक्ष कौन है? अरे भाई, अगर आप नहीं भी जानते हो तो भी सही टिक करना था। बताऊं कैसे? मैंने आपको पहले ही दिन बताया है कि जब कोई योजना लेडीज से संबंधित हो, जब कोई योजना है ना जागरूकता फैलाने से संबंधित हो, जब कोई योजना विकलांग से संबंधित हो, जब कोई चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाए या अच्छा में विवाद में, अच्छा बात के लिए विवाद में आए या बुरी बात के लिए विवाद में आए, है ना, या फिर कोई चीज पहली बार हो रहा हो, तो ये चीज आपके एग्जाम में आने के लिए पहले से तरफरा रहा होता है। ठीक है, तो जो शिवसेना में जो अध्यक्ष बने ये एकनाथ शिंदे साहब बने। और आपको पता होगा कि इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे उनके जगह पे एकनाथ साहब बने, जबकि दोनों सेम पार्टी के हैं। ठीक है मेरे भाई। तो एकनाथ शिंदे जो वर्तमान में है ना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। वो तो ऐसे ही सही आंसर हो जाता था। इनके अलावा महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितने हैं? 48। राज्यसभा सीट कितने हैं? 19। और विधानसभा सीट कितने हैं? 288। देखिए महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा, दूसरी सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य है महाराष्ट्र। सबसे पहले स्थान पे कौन सा है महाराज? यूपी है। यूपी में कितने लोकसभा सीट है भाई साहब? तो यूपी में जो आपका लोकसभा सीट हो जाएगा ना, ये 80 गो लोकसभा सीट हो जाएगा यूपी के अंदर। इनके अलावा भारतीय पुरुष हॉकी टीम आखिरी बार पदक कब जीते थे? तो भाई ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये तो सीधा सीधा पूछा। आखिरी बार गोल्ड भी पूछता तो भी बच्चे को ट्रेंड करके रखा हूं जी, है ना भाई। तो भारत में पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक अपना आखिरी पद जो है ओलंपिक में 2020 में, जो 2021 में आपका टोक्यो में कराया गया था, तो ओलंपिक का नाम दिया होगा तो 2020 से होगा। अगर 2020 होगा तो फिर 2021 नहीं होगा, एकदम गारंटी रखिए। या फिर 2021 होगा तो 2020 नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि एग्जामिनर अपने हिसाब से चलता है, ना हमारे हिसाब से ना आपके हिसाब से। उनको लगेगा कि कौन से ईस्वी में रिसीव किया तो 2021 में, और ये कौन सा ओलंपिक था तो 2020 वाला, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, है ना। और कौन सा पदक जीते थे? तो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, वो भी जर्मनी को हरा के, है ना। ब्रॉन्ज मेडल, है ना। पेन को क्या हो जाता है यार। ये ब्रॉन्ज मेडल जीते थे जर्मनी को हरा के। चिंता ना कीजिए, कुछ दिन के बाद हम अच्छे से पेश आएंगे और कुछ इक्विपमेंट भी ले लेंगे तो बढ़िया से पढ़ाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तब तक तो आप लोग साहब रहोगे। इनके अलावा हॉकी टीम ने में जो है पहला स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में प्राप्त किया था। जिस टीम के कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। और ये जयपाल सिंह मुंडा का स्टेडियम कहाँ है भाई? तो ये आपका झारखंड में है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है भाई? बिरसा मुंडा। फुटबॉल स्टेडियम कहेगा तब झारखंड। हॉकी स्टेडियम कहेगा बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, तो राउरकेला कहाँ पे? जो यहाँ पे है उड़ीसा के अंदर। हॉकी में भारत को आखिरी स्वर्ण पदक 1980 में मिला था। पहला 1928 में देख ही लिए थे। हॉकी में कुल 8 को गोल्ड मिला और भारत को ओलंपिक में कुल 10 को गोल्ड मिला है। तो 8 को हॉकी में हो गया। एगो आपका अभिनव बिंद्रा के द्वारा, AB डिविलियर्स नहीं है, ये अभिनव बिंद्रा है। और दूसरा जो आपका नीरज चोपड़ा के द्वारा, NC के द्वारा, है ना, नोट कनेक्टेड नहीं है, नीरज चोपड़ा है। ठीक है मेरे भाई, तो ये 10 को गोल्ड हो गया। ये भाला फेंक में आया था नीरज चोपड़ा से पिछले ओलंपिक में, और ये आपका निशानेबाजी में 2008 में व्यक्तिगत गोल्ड आया था। बाद बाकी 8 गोल्ड हॉकी में आया था। अब तक ओलंपिक में भारत के 35 पदक का हिसाब किताब यहाँ पे है। मैंने टॉपिक बैच में आपको करा दिया है, तो मैं सीधा आगे चलूँ कि देखेंगे? चलिए दिखा देते हैं, काम ही आ जाए, याद ही हो जाए, आगे 2 नंबर फिक्स ही हो जाए। देखिए कुश्ती खेल में
अब तक कितने पदक आए हैं? 1 2 3 4 5 पदक आए हैं कुश्ती खेल में। पहला पदक भी कुश्ती खेल में आया था, जैसा कि आपको पता होगा, केडी जाधव के द्वारा 1952 में हेलेंसिकी ओलंपिक के अंदर कुश्ती खेल में ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, फिर आया सुशील कुमार साहब मतलब सुशील कुमार के साथ 2008 में, फिर 2012 में योगेश्वर दत्त, 2000 जो आपका 12 में आ जाएगा, ये आपका इधर ऊपर से चलते हैं, 20 में आपका देखिए रवि कुमार दहिया, अब बजरंग पुनिया, ठीक है 16 में, अब फिर साक्षी मलिक 12 में। इस हिसाब से चलेंगे तो आपको मिलेगा। ऊपर से पढ़ना है, जो पहला ईस्वी लिखा है ना, ये पहला आदमी का है, ऐसा समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये ओलंपिक का है। बाद बाकी इससे पहले जो PDF देख दिए हैं उसमें भी है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। इनके अलावा इनमें से रोशनी का त्यौहार किसे कहते हैं? रोशनी का त्यौहार, एक सेकेंड, हाँ, रोशनी का त्यौहार सिंपल दिवाली दे रखा था, तो दिवाली आपका आंसर हो जाएगा। हनुका भी रोशनी का त्यौहार है। हनुका रोशनी का त्यौहार है कौन से धर्म के? यहूदी धर्म के, है ना, यहूदियों के जो है रोशनी का त्यौहार क्या होता है? हनुका होता है। उसी प्रकार से आपके ईसाइयों का शोक का त्यौहार पूछ रखा है ना, तो शोक का त्यौहार जो है ये क्या होता है? ये ईसाई के तो गुड फ्राइडे होता है, गुड फ्राइडे होता है। और जो आपका ईसाई में ईस्टर होता है, ये क्या होता है? हैप्पीनेस का त्यौहार, गुड फ्राइडे के तीसरे दिन। और क्रिसमस जो होता है ईसा मसीह के जन्मदिन पे होता है। कुल्लू दशहरा को रंगीन त्यौहार कहते हैं, यह हिमाचल प्रदेश में लगती है। देव दिवाली का त्यौहार कहाँ होता है? जहाँ पे मसान होली का त्यौहार होता है, आपने सुना होगा, तो ये आपका बनारस के अंदर होता है देव दिवाली, है ना। दिवाली के 15 दिन के बाद होता है। कितने दिन के बाद होता है? 15 दिनों के बाद होता है दिवाली के। देखिए यहाँ पे लिखा है, मुझे लगा 51 लिख गया है, 15 है ना। इनके अलावा हप्पी उत्सव, ये आपका विजय उत्सव भी कहलाता है। हॉर्नबिल को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, यह नागालैंड में मनाया जाता है। इनके अलावा बोनालू और बथुकम्मा, ये दोनों तेलंगाना में होते हैं, जहां बोनालू में काली माता की पूजा, वहीं बथुकम्मा में गौरी माता की पूजा, और बथुकम्मा को फूलों का त्यौहार कहते हैं। नागालैंड जो है ना, ये हॉर्नबिल त्यौहार मनाते हैं 2000 ईस्वी से, इसे त्योहारों का त्यौहार कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 के अंदर हुआ था। ये कब तक पूछेगा पता नहीं, इसीलिए मैंने टॉपिक वाइज जो हैंडबुक टाइप का आपको मिलेगा हमारे ई बुक के साथ, उसमें आपको मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, है ना। इसके अलावा संविधान के कुछ ऐसे पॉइंट जो बार बार रिपीट होते हैं, अलग से करके दिया गया है सर। 42वां संविधान संशोधन 76 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। यह स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे था। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य सुझाए थे, परंतु 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए उस समय। और 11वां मौलिक कर्तव्य साहब आपका 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा आया था, है ना। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। मौलिक कर्तव्य रसिया के संविधान से लिए गए हैं, और इसे अनुच्छेद 51A के भाग 4 के A में रखा गया है, भाग 4(1) में रखा गया है, या 4A में रखा गया है। ठीक है, इन्हें ध्यान रखेंगे, करेक्ट करके दूंगा, 4 को कर लिखा गया है। इनमें से राजस्थान का लोकगीत कौन सा है? देखिए इसके ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन राजस्थान का लोकगीत भी मैंने आपको जो है PDF में दे रखा था जब भटियाली पूछा गया था। ठीक है, तो कांगसिया, हिचकी, जकरिया, पपिया, कांगा, ये सब राजस्थान में लोकगीत का फॉर्म है। भटियाली गीत पश्चिम बंगाल का फॉर्म है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का है। बिरहा, सोहर, फगुआ यह बिहार का है। कहाँ पे है? सोहर, बिरहा, फगुआ बिहार का है। कजरी उत्तराखंड का है, उत्तर प्रदेश का भी है। अभंग महाराष्ट्र में गाई जाने वाली एक जो है गायन शैली है। फाग, आल्हा बुंदेलखंड रीजन में गाते हैं लोग। आल्हा नहीं गाते क्या? आल्हा उदल का नाम आपने सुना होगा। बुंदेलखंड में एक जगह है महोबा, तो वहाँ पे इनके बड़े बड़े प्रतिमा बनाए गए हैं ना, ये भी बुंदेलखंड रीजन में ही आता है। महोबा बांदा के पास है, बांदा भी बुंदेलखंड में आते हैं, है ना। अगर आपको बुंदेलखंड को समझना है नक्शा से, तो जो आप अगर मेन लाइन में कभी भी जाते हैं, तो जो मानिकपुर स्टेशन है उसके अंदर बुंदेलखंड वाली छोटी लाइन जाती है, रेल मतलब छोटी लाइन क्या सिंगल लाइन जाती है। अब शायद हो गया होगा डबल लाइन। इसके अलावा हावड़ा ब्रिज की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अपने सिलेबस से बाहर रखा हूँ, क्योंकि मैंने ये नहीं बताया था आपको। ठीक है, तो ये 1942 में होती है। अगर इसकी स्थापना की बात करेगा, मतलब चालू करने की बात की, पब्लिक के लिए कब खोला गया, तो 43 में खोला गया। यह लीवर ब्रिज है जो हावड़ा में स्थित है। ठीक है, इनके अलावा लीवर से याद आया कि दुनिया में सबसे पहला रेलवे जो चला था वो लिवरपूल के बीच चला था, इंग्लैंड के अंदर, है ना। 1825 में चला था, सही बात है जी, है ना। इनके अलावा
तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो औरंगजेब ने करवाई थी। गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई थी। ये पुट क्या लगा रखे हो, बंद करो इसको, एक सेकंड भैया, मोबाइल पुट कर रहा है। तो ये जो है आपका, ये बच्चे लोग हैं भाई ई बुक वाले PDF लेने के लिए, अकेला ही हूँ अभी तो फिलहाल तो। इसके अलावा सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक एवं अंतिम गुरु 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना साहिब में हुई थी तथा उनकी समाधि महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित है। इन्हें ध्यान रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे? ये बहुत पूछता है। 1699 में किए थे। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन से हैं? गुरु ग्रंथ साहिब है। देखिए हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर, जिसे जो अमृतसर में स्थित है, जो सिखों का जो है सबसे बड़ा मंदिर के साथ साथ पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ पे सभी लोग जा सकते हैं वैसे तो, है ना। तो ये जो हरमंदिर है, ये अब इनकी नींव रखने का जो काम किए थे ना, वो गुरु रामदास ने किए थे, लेकिन इन्हें बनाने का श्रेय जो है गुरु अर्जुन देव को दिया जाता है। गुरु रामदास जो है सिखों के चौथे गुरु थे और गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिख धर्म के प्रमुख त्योहारों में आएंगे होला मोहल्ला हो जाएगा। गुरु पर्व जो गुरु नानक के जन्मदिन पे मनाया जाता है, बैसाखी नववर्ष है, और लोहड़ी मकर संक्रांति के समय मनाते हैं। ठीक है, इनके अलावा शनि ग्रह के बारे में आपसे सही कथन पूछ लिया है मैंने, यहाँ पे सही कथन पुट किया है सही शनि ग्रह के बारे में। शनि बाहरी ग्रह का उदाहरण है, इसे जोबियन ग्रह भी कहते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर बलय या रिंग पाई जाती है। इनमें उपग्रह टाइटन होते हैं, एक जो फेमस है इनका, टिटान एक्चुअली। इनके अलावा शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर के बाद, और अभी वर्तमान में सबसे अधिक सैटेलाइट भी शनि ग्रह के पास है। परसों तो मैं कहीं न्यूज में देख रहा था कि पृथ्वी का एक और सैटेलाइट खोजा जा रहा है। अब जब खोजा जाएगा, जब छपेगा, है ना, एक बढ़िया किताब में, तब बताएंगे, अभी तो फिलहाल रहने दीजिए। देखिए ये सौर मंडल का जो है इमेज है, कई दफ़ा आपने देखा होगा कि ये मैं क्यों लाता हूँ और क्यों बताता हूँ, इससे कि भाई इससे याद करोगे तो आपको सब चीज़ याद हो जाएगा। जैसे शुरुआत के जो 4 गो ग्रह है, इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं दादा, इसे क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं या पार्थिव ग्रह कहते हैं ना, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। इससे क्वेश्चन आता है कि कौन से ग्रह को आप खुले आंखों से देख सकते हो। ऑप्शन में किसी ग्रह का नाम नहीं रहता है, रख देगा भाई कि आंतरिक ग्रह, है ना, आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह, बाहरी ग्रह, जोबियन ग्रह। तो किसको देखेंगे? तो आंतरिक या पार्थिव ग्रह को आप मैक्सिमम टाइम खुले आंखों से देख सकते हैं। हालांकि सबको नहीं देख सकते इनमें भी, लेकिन फिर भी इस श्रेणी के ग्रह को आप देखते हैं। जो बाहरी श्रेणी के ग्रह हैं, ये चारों, जो 4 सबसे बड़ा ग्रह भी है क्षेत्रफल के हिसाब से, ये 4 सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर, शनि, अरुण, वरुण। पहले स्थान पे जुपिटर है, दूसरे पे शनि, तीसरे पे अरुण और चौथा पे वरुण। ये क्षेत्रफल के हिसाब से, विशालता के अनुसार। ठीक है, तो ये चारों बड़ा ग्रह जो है, ये बर्कन जो है, इसे जोबियन ग्रह कहते हैं ना, ये से जोबियन ग्रह कहते हैं। इसे डायरेक्ट बाहरी ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे जो है कम सघन ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये जो 4 गो आंतरिक ग्रह है ना, जैसे पृथ्वी कितना सघन है, ठोस है ना, लेकिन ये जो 4 गो लास्ट की ग्रह है ना, ये ज़्यादा सघन नहीं है, ये गैसीय रूप में है जनरली। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो सूर्य के निकट 2 गो ग्रह है, उनका कोई अपना उपग्रह नहीं है ना, कोई अपना उपग्रह नहीं है। किसका किसका भाई? बुध और शुक्र का। मरकरी और वीनस का नो उपग्रह, नो सैटेलाइट। अर्थ का कितना सैटेलाइट अभी पढ़ना है? एक। कौन सा सैटेलाइट है भाई? चंद्रमा। चंद्रमा पे क्या स्थित है? शांति का सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है ना। इनके अलावा मंगल के पास कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। वर्तमान में सबसे अधिक शनि के पास उपग्रह हैं, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा लाल ग्रह मंगल को, पीला ग्रह शुक्र को, नीला ग्रह पृथ्वी को, हरा ग्रह अरुण को, बलय वाला ग्रह शनि को, है ना। सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाले ग्रह मरकरी है 88 दिन में, और ये जुपिटर अपने अक्ष पे सबसे कम समय में चक्कर लगा लेते हैं, कुछ ही घंटों में, है ना, कुछ ही घंटों में चक्कर लगा लेते हैं, आप समझ सकते हैं। इनके अलावा अपने अक्ष पे सबसे लेट चक्कर लगाने वाला ग्रह वीनस है। अब वीनस के बारे में बहुत कुछ है, पृथ्वी का बहन है, पृथ्वी का जुड़वा बहन है, सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, लूसीफर ग्रह है, भोर का तारा है ना, सांझ का तारा है। ये सब जो है आपके क्या है? शुक्र ग्रह के बारे में। पीला ग्रह है, ये सब शुक्र ग्रह के बारे में। तो शुक्र ग्रह के बारे में यहाँ पे देख लीजिए, 2 2 3 5 4 9 गो चीज है। ठीक है, तो ये सब पढ़िएगा तब ना मजा आएगा जी, कैसे ही मजा आएगा। इनके अलावा 21 अनुच्छेद के अनुसार की उम्र सीमा का रखा गया। देखिए मैंने आपको 3 बार बात याद रखने को बताया हूँ। कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का स्वाहा हो जाता है कि भाई भारतीय संविधान में जो आपका शिक्षा से संबंधित जिक्र है ना, ये 3 जगह किया गया है। कहाँ कहाँ पे? फंडामेंटल राइट में किया गया है,
फंडामेंटल ड्यूटीज में किया गया है और साथ ही साथ डीपीएसपी ने कहा कि हम क्यों पीछे रहेंगे, तो यहाँ भी कर लिया गया है। तो शिक्षा का 3 जगह चर्चा कैसे समझते हैं साहब, आइए देखिए। आर्टिकल 21 का ये जो है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया था। उसी वर्ष जो है आर्टिकल 51 के ए के 11वां मौलिक कर्तव्य भी आया था जो शिक्षा से ही संबंधित है। तो ये दोनों एक ही अमेंडमेंट 86वां के तहत आया था, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट के अंदर आएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है 12 से 35 आर्टिकल के बीच का जो है कवर करता है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है भाई कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना वो बच्चों का गारंटीड अधिकार है, ठीक है भाई। तो वो बच्चे का हो गया फंडामेंटल राइट। अब आते हैं डीपीएसपी में। डीपीएसपी का आर्टिकल कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक है। ये कौन से भाग में रहेगा सर? भाग 4 में रहेगा। कहां से लिया गया है सर जी? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है सर। ये परिवर्तनीय है कि नहीं? परिवर्तनीय है। तो ये नोट चेंजेबल है सर, ये बदलता नहीं है किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। तो ये डीपीएसपी। अच्छा साहब, डीपीएसपी को कितने भाग में कैटेगराइज किया गया है? तो 3 भागों में। कौन कौन सा सर? गांधीवादी, उदार बौद्धिक और समाजवादी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो 45 है ना, इस 45 में भी सेम बात कहा गया है कि भाई राज्यों को कहा गया, जो भी डीपीएसपी बात करता है ना वो किसी पार्टिकुलर आदमी पे नहीं करता है, वो पूरा कौम को समझाना चाहता है। इसीलिए क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, तो आप क्या बोलते हो? राज्यों को कल्याणकारी बनाना। वहां पे जो है राज्य मतलब क्या? कोई एक पार्टिकुलर राज्य नहीं, राज्य का मतलब वो देश जहां पे इस चीज की व्यवस्था है ना। कान को खोलिए, दिमाग को दोहराइए, ठीक है। तो भैया ये जो डीपीएसपी है ये जो है राज्यों को कल्याणकारी बनाने में उद्देश्यरत हैं। तो ये 45 में भी सेम चर्च किए गए हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है ना शिक्षा का प्रावधान करना होगा, ठीक है। इनके अलावा जो आर्टिकल 51 के 1-11 में है, 11 ऐसे ही लिखते हैं ना रोमन में, हो हाँ सही लिखे हैं। तो भैया इसमें भी सेम बात है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य होगा। आशा करते हैं कि आप तीनों वे में इस चीज को समझे, मौलिक अधिकार में भी समझे, डीपीएसपी में समझे और मौलिक कर्तव्य में भी समझे। अब मैं चलता हूं, थोड़ा सा आगे निकल लेता हूं पतली गली से। देखिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार में कोई भी इनामी राशि पैसा नहीं दी जाती है? देखिए ये भी आप जो है ऑप्शन से छांट के कर सकते थे, क्योंकि 3 ऐसा ऑप्शन दिया था जिसकी राशि भी मैं बता चुका हूं कि भाई अब बढ़ के 25 लाख रुपया हो गया। जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड था एगो, और एगो था आपका माका ट्रॉफी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, एगो था आपका खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और भारत रत्न पुरस्कार, इन दोनों में कोई भी राशि नहीं दी जाती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर इसमें से चारों में हो जाएगा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद में इनामी राशि मिलती है, अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी में मिलता है, अर्जुन पुरस्कार में मिलता है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। लेकिन जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड है इसमें आपका इनामी राशि जो है नगद रूप में नहीं मिलता है। तो इसके अलावा यही आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 6 प्रकार के होते हैं। कौन से? मेजर ध्यानचंद, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 2021 में इनका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद कर दिया गया था। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार 1961, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985, यह सिर्फ प्रशिक्षक को ही दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो आपका कॉल क्यों कर रहे हैं, इनके अलावा जो है आपका नीचे आप देख रहे हैं ना राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इसमें जो है कोई भी इनामी राशि नहीं दी जाती है भाई, है ना। इनके अलावा 1 सेकेंड रुकिएगा, 1 सेकेंड रुक जाओ, है हाँ। भारत रत्न में भी इनामी राशि नहीं दी जाती है ना, भारत रत्न में भी जो है इनामी राशि नहीं दी जाती है। 2024 के लिए 5 जने को दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपया नगद और साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड में 3 लाख रुपया नगद। ये जो बात है गांठ बांध लीजिएगा, पूछता है। भारत में और पाकिस्तान के बीच रेखा पूछ लिया है, रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण हुआ ये सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया है। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करता है साहब। 24वीं समानांतर रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच ही है, लेकिन पाकू इसे नहीं मानता। अपना पाकू जो है ना वो भी बड़ा नटखट है, इसे नहीं मानता है। इनके अलावा 48वीं समानांतर रेखा ये उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया को जोड़ने का काम करता है। मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन को अलग करने का काम करता है। अच्छा, मैकमोहन रेखा की डायरेक्ट ईस्वी भी पूछी जाती है सर जी कि ये कब खींचा गया,
तो कहिएगा 1914 में खींचा गया, ठीक है। और वो जो आपका रेड क्लिफ है वो 47 में हो जाएगा। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करती है, मन्नार की खाड़ी भी करती है, राम सेतु भी करती है, एडम ब्रिज भी करती है। 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव से मिनिकॉय को अलग करती है। सर इसे याद रखने का तरीका बताया हूँ, सबसे छोटा वाला का प्रथम अक्षरी समान रहता है। मालदीव से मिनिकॉय दोनों में मौ है ना, मोय मोय नहीं मौ। 9 डिग्री चैनल दोनों में अलग रहेगा, लक्षद्वीप लौ है और मिनिकॉय मौ है। और सबसे बड़का जो है 8, 9, 10 में सबसे बड़का कौन, तो 10। और सबसे बड़का क्या करता है, छोटका से बड़का को जोड़ता है। कार निकोबार से है ना लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान को जोड़ते हैं। स्वेज नहर किसे जोड़ते हैं सर, लाल सागर से भूमध्य सागर को। कितनी लंबाई है इसकी, तो स्थापना के समय या खोलने के समय 164 किलोमीटर। आज 164 से 168 के बीच में जो भी आपका आंसर रहेगा उसको आपको जो है टिक करना है, ठीक है। इनके अलावा नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, विक्टोरिया लेक से। विसर्जन कहाँ पे होता है, भूमध्य सागर से, है ना। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है व्हाट्सएप पे कॉल ना कीजिए, है ना, व्हाट्सएप पे कॉल नहीं कीजिए। ये नहीं है कि मैं बात नहीं कर सकता, जब मैं फ्री रहता हूँ बात तो कर ही लूँगा, लेकिन क्या है कुछ इसमें सेटिंग होता है जो मुझे आता नहीं है ना। जो मैं कॉल ऐसे रिसीव करता हूँ लेकिन बात ही नहीं होता, अपने आप कट जाता है, ठीक है। तो उतने नॉलेज नहीं है मुझे इस डिजिटल दुनिया में, है ना। तो आप भी समझ सकते हो, नहीं तो कभी मेरे को आप ये नहीं देखे होंगे थंबनेल बहुत अच्छा, मैं भी जानता हूँ नहीं रहता अच्छा, लेकिन क्या करूँ, बनाने ही नहीं आता, क्या करूँ। एक ही चीज़ को कॉपी करता रहता हूँ, बस डेट बदल देता हूँ, है ना। भूमध्य सागर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो तो भला हो उन बच्चे का जो बहुत सारे चीज़ बना के हमको फ्री में बहुत सारे बच्चे दे देते हैं, है ना। कोई बच्चा थंबनेल कभी बना देता है, कभी कुछ बना देता है ना। भूमध्य सागर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की शुरुआत होती है ना। तो इसी कारण आपका जो है शीतकालीन वर्षा होती है, खास करके उत्तरी पश्चिमी भारत में, पंजाब हरियाणा में। दिल्ली किन 2 शहरों के आसपास है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा है तो जमुना तो सबको याद होगा, बाय लुसेंट। और हिंडन नदी भी जो है आपका ना ये दिल्ली के गाजियाबाद शहर के पास है। तो बताइएगा कि ऑप्शन में था कि नहीं। दिल्ली शहर के संस्थापक अनंगपाल है ना, आनंदपाल लिखा गया। सभी महानगरों में अब तक किसका नाम नहीं बदला गया है, तो दिल्ली का, है ना। दिल्ली का नाम अभी तक नहीं बदला गया है। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनगणना तो ओवरऑल इंडिया में दिल्ली का ही है। चाहे तो आप बिहार से भी इसे आगे कर सकते हैं ना, क्योंकि बिहार राज्य में है और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है। लेकिन ओवरऑल इंडिया में कहें कि नो केंद्र शासित प्रदेश नो राज्य, मुझे कोई मतलब नहीं है। जमा ये बताओ कि सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ की है, तो दिल्ली ही मारना है, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दिया घनत्व के बारे में, दिल्ली की स्थापना बता दिए थे ना, कौन थे, अनंगपाल। यहाँ पे कुछ और लिखा गया, आनंदपाल लिखा गया, मैं ठीक कर दूंगा, वो तोमर शासक थे, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुआ था और मुगल जो आए 1526 में, पानीपत की प्रथम लड़ाई तब तक चली, 5 गो वंश शासन किए थे। दिल्ली के आकर्षण में हुमायूं का मकबरा कौन बनाया है भाई, बेगा बेगम, है ना, बेगा बेगम, है ना, बेगा बेगम, है ना। इनके अलावा इसे हाजी बेगम भी कहते हैं, जो बच्चे सोच रहे हो ना कि हाजी बेगम बताया था सर पहले, तो ये दोनों सेम चीज़ है। इनके अलावा लाल किला है, अलाई दरवाज़ा है जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है, कुतुब मीनार है, लोटस टेम्पल ये बहाई धर्म को रिलेट करता है, बहावी धर्म या फिर बहाई धर्म को रिलेट करता है। लौह स्तंभ है जो आपका है ना, लौह स्तंभ है जो आपका विक्रमादित्य से रिलेटेड है। तो ये सब दिल्ली के अंदर है भाई। बाद बाकी आपने फना पिक्चर कई बार देखा होगा, तो दिल्ली का अधिकांश चीज़ को आपको दर्शन और पिक्चर में हो गया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको हमारा कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप के थ्रू ले करके पढ़ के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। और मेरे 1000 जो सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन का टारगेट है, जिसमें अभी 130 हुए हैं, तो उसमें आप अपना सहयोग दे सकते हैं, अपना नाम ऐड करवा के। जय हिंद दोस्तों।